नमस्कार, वेलकम। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। इसके अंदर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions of the business and communicating the result to persons interested in such information so that they can take effective decision related to business। ये जो डेफिनेशन सामने दी गई है, अब हमारा जो ये सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले डिस्कस किए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग पाएंगे कि हमारे पास 5 या 6 क्वेश्चनों के आंसर हमारे पास आ जाएंगे। सभी क्वेश्चंस का आधार ये डेफिनेशन ही होगी। हम इस डेफिनेशन से चलेंगे और हम लोग आंसर्स पे पहुंचेंगे जो क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किए। तो क्या है अकाउंटिंग, क्या है? ये बोलता है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के जरिए हम लोग कहां पे पहुंचेंगे? हम लोग डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। हम बिजनेस के बारे में वो डिसीजन ले पाएंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस के लिए अच्छे होंगे। जो स्टेक होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, जो भी लोग जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको बेस प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन प्रोसेस से रिलेटेड रहेगा, मीनिंग से रिलेटेड रहेगा। तो 7 स्टेप हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। किसको? हम यहां पे पहचान किसकी करेंगे, किसकी गणना करेंगे, किसका लेखा करेंगे, रिकॉर्ड किसको करेंगे, किसका वर्गीकरण करेंगे, किसको सारांश में लाएंगे, किसका विश्लेषण करेंगे। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है बिजनेस की, जो भी बिजनेस के अंदर जो लेन देन हो रहे हैं, वित्तीय लेन देन हो रहे हैं, उनका हम लोग ये 6 काम उनके ऊपर करेंगे। और जब हम ये काम कर लेंगे तो हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुछ कम्युनिकेट कर पाएं। किसको? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो लोग जिनका हित बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। वो ओनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर हो सकता है, इंप्लॉय हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आप उनको कम्युनिकेट करोगे, उनको दोगे, वो इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जरिए वो कुछ डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन अच्छे डिसीजन माने जाएंगे, उनके लिए अच्छी ग्रोथ लेके आएंगे, उनके लिए एक अच्छा फायदा लेके आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक स्टेप के साथ। आइडेंटिफाइंग, पहचान करना। आइडेंटिफाइंग और सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। सबसे पहली बात, जब हम अकाउंट्स में बात करते हैं तो हमने रिकॉर्डिंग करनी है, लेखा करना है। अकाउंट का मतलब होता है लिखना, किसको लिखना है और किसको नहीं लिखना है। तो हमने पहले भी बात की थी कि भाई अकाउंट्स में हम लोग बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, जब हमें कोई ट्रांजैक्शन सामने आती है, वेदर टू रिकॉर्ड दैट इवेंट और ट्रांजैक्शन, उस घटना को हमने रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। देखिए, अगर आप बोलते हैं रिकॉर्ड करना है तो उसके पीछे 2 ही रीजन होंगे। एक तो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए उसका, वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंसेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरा, वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं पाई जाएगी तो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस लेन देन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस घटना को अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। उदाहरण के लिए, बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी खरीदी, पैसा गया, फाइनेंशियल नेचर की है, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ, बिजनेस से रिलेटेड है, तो रिकॉर्ड करेंगे। ऑनर ने एक मशीनरी, एक मोटर कार खरीदी भाई अपने बेटे के लिए घर में, तो देखो हम लोग दुकान की बात करेंगे, घर में मालिक क्या कर रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अनलेस वो उस पेमेंट को करने के लिए बिजनेस का पैसा यूज नहीं कर रहा है। तो हमने ये मान लिया कि उसने अपने घर में जब मोटर कार खरीदी है तो अपना पैसा यूज किया है, अपना पैसा यूज किया, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हाँ है तो फाइनेंशियल नेचर का, पैसा तो जा रहा है पर बिजनेस का नहीं जा रहा है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह डेथ ऑफ मैनेजर, एक बहुत पुराना मैनेजर है आपका और उसको सारे डिसीजन वही लेता है फर्म के, उसको फर्म का ABC पता है, उसकी डेथ हो गई, तो क्या ये घटना जो है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, क्या ये घटना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या इसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रिलेटेड टू बिजनेस तो है पर फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। तो हमने सीखा कि भाई
पहली ट्रांजैक्शन को तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, पर अगली दो को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, कोई हमसे पूछ रहा है कि मशीनरी खरीदी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप फर्नीचर बनाते हैं और उसको बेचते हैं, आपको फर्नीचर बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, नई मशीन आपने लेनी है, और जिस पर्सन से आप मशीन खरीद रहे हो उसको आपने फर्नीचर दे दिया। 1 लाख रुपए की मशीन थी, 1 लाख रुपए का फर्नीचर दे दिया। तो क्या इस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? देखिए अब यहां पे समझना है हमने, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो कई बार हम गलत सोच लेते हैं कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें पैसा आता है या जाता है, तो इस ट्रांजैक्शन से क्योंकि पैसा आया ना तो गया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर वो गलत है। देखिए इसको रिकॉर्ड करना है हमने, पैसा या पैसे के रूप में जो वर्थ होती है। हमने यहां से सीखा कि मनी जाएगा तब भी ठीक है, जो आपके पास से जा रहा है या आ रहा है उसको हम मूल्य के रूप में, पैसे के रूप में बदल सकते हैं, उसका मूल्य जान सकते हैं, तब भी उसे रिकॉर्ड करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइडेंटिफाई, सबसे पहले पहचान कर ली, बहुत सी घटनाएं हो रही है पर वही रिकॉर्ड करनी है जो फाइनेंशियल नेचर की है और बिजनेस से रिलेटेड है। सेकंड स्टेप में अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्ड कर लिया पर लिखने से पहले आपको मेजर करना पड़ेगा, हर एक ट्रांजैक्शन को मुद्रा में बदलना पड़ेगा, मनी में बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपके पास एसेट्स हैं चेयर्स हैं, 200 चेयर हैं आपके बिजनेस में, तो चेयर नंबर में है, लैंड जो स्क्वायर फीट में है 5000 स्क्वायर फीट है, बिल्डिंग 20 कमरे हैं आपकी बिल्डिंग में, तो आप देखिए ये डिफरेंट यूनिट्स में है, तो क्या इनको मैं ऐड या लेस कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं आपस में? आपका आंसर होगा इनको नहीं जोड़ा जा सकता। पर जब मैं इसको रुपये में बदल दूंगा, कितनी चेयर है 1 लाख रुपए की, कितनी लैंड है 5 लाख रुपए की, कितनी बिल्डिंग है 8 लाख रुपए की, टोटल एसेट्स कितनी हो गई 14 लाख रुपए की, तो जोड़ा भी जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है। तो बोलने का मतलब यह है कि हम लोग यहां पे लिखने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले पहचान कर ली, अब उनको मुद्रा के रूप में बदल देंगे, पैसे की वैल्यू में बदल देंगे, उनको मेजर कर लेंगे। अब रिकॉर्डिंग करने की बात आ गई, अब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को जर्नल बोला जाता है, याद रख लेना, उस बुक को जर्नल बोला जाता है, डेली बुक बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को बोला जाता है। तो इसमें जब आप लिखते हैं तो इसमें लिखते समय जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन लेन देन इसमें लिखेंगे तो उसके पीछे एक सबूत होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए। उस प्रमाणक को बोलते हैं वाउचर। जैसे आपने बेचा है तो सेल के बिल होने चाहिए आपके पास, अगर आपने खरीदा है तो परचेजेस के बिल होने चाहिए। बिना बिल के आप एंट्री नहीं करोगे, बिना सबूत के कोई एंट्री नहीं होगी इसमें। दूसरी बात सिस्टमैटिकली होगी। सिस्टमैटिकल का क्या मतलब है? कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग, यहां पे अपनी मर्जी से नहीं एंट्रियां करते रहेंगे। और डेली रिकॉर्ड है, डेट वाइज बनाया जाएगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन लिखी जाएगी। 5 फरवरी को होने वाली ट्रांजैक्शन को बाद में लिखेंगे, पहले 4 फरवरी वाली ट्रांजैक्शन आएगी, 4 फरवरी को होने वाले लेन देन को लिखा जाएगा। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, यदि साइज ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाता है, अगर साइज बिजनेस का बड़ा हो जाता है, छोटी सी बात है, जब बच्चा पहली दूसरी क्लास में होता है तो 3-in-1 कॉपी में लिखता है, एक ही कॉपी से काम चल पड़ता है। पर जब बड़ी क्लास में हो जाता है तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी लगाता है। वही बात यहां पे है, जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो बिजनेस में अलग अलग बुक्स खोली जाती हैं इन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, तो इनको सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है। कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, इनमें से कितनी बुक्स खोलनी है ये डिपेंड करता है उस बिजनेस का साइज कितना है, उस बिजनेस का नेचर कैसा है, और इस बुक्स का क्या पर्पस है, ये सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर एक बुक अपना एक अलग पर्पस के लिए खोली जाती है। कैश बुक में सारे कैश लेन देनों को लिखा जाता है, परचेज बुक में जो उधार वस्तुएं आपने खरीदी है उनको लिखा जाता है। तो रिकॉर्डिंग होने के बाद हमने ये समझा कि छोटा बिजनेस जर्नल में करेगा, बड़ा बिजनेस सब्सिडरी बुक्स में करेगा, पर रिकॉर्डिंग के लिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि जर्नल में होगी। अब आगे क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर, एक प्रकृति के जो ट्रांजैक्शन लेन देन है उनको एक प्लेस में लिखना, सेपरेट अकाउंट में। एक तरह के लेन देनों को एक जगह लिखना। पहले बोला डेट के हिसाब से लिख लो, 1 तारीख को, 1 जनवरी को 50 ट्रांजैक्शन हुई, सेल भी हुई, परचेज भी हुई, राम को बेचा, मोहन से खरीदा,
गुड्स खरीदी, एसेट खरीदी, कैपिटल आई, लोन लिया, सारी ट्रांजेक्शन को साथ में लिख दिया, पूरा लिखते गए लिखते गए लिखते गए, वो तो इकट्ठी हो गई सारी। अब उनको अलग अलग लिखना, राम के लेन देनों को राम के अकाउंट में लिखना, खरीदने के लेन देनों को परचेजेस में लिखना, एसेट फर्नीचर से रिलेटेड लेन देन जो भी होंगे फर्नीचर में जाएंगे, चाहे फर्नीचर खरीदा है बेचा है वो एसेट है आपकी। तो कैश से रिलेटेड लेन देनों को कैश अकाउंट में लिखना, वन नेचर वन प्लेस सेपरेट अकाउंट। और जिस बुक में लिखोगे उसको लेजर बोलेंगे, खाता में ही बोला जाएगा उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बना दिया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में। ये मान रहा हूं कि अलग अलग लेन देन हो रहे हैं, ये लेन देन अलग अलग हो गए, ऑल अकाउंट्स सारे अकाउंट्स मिक्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना है, लाल लाल वाले लाल में कर दिए, मान ली कैश वाली ट्रांजेक्शन्स हैं। तो आपको देखो ना, जानना क्या है, आपको ये जानना है कि आपके पास कैश कितना है। तो आपको कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है। क्योंकि आपको पेमेंट जो करनी है, आपको मजदूर आपने काम पर लगाए उनको पेमेंट करनी है शाम को, कितना कैश है आपके पास जानना है। क्रेडिटर, आप उधार लेते हैं, वस्तुओं को उधार खरीदते हैं, वो पैसे मांगने वाला आएगा तो एकदम पूछेगा मेरे कितने पैसे रह गए हैं, पिछले 50 दिन से वो आपको पैसे दे भी रहा है, आपसे गुड्स ले रहा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, गुड्स ले रहे हो, फिर पेमेंट कर रहे हो, गुड्स ले रहे हो, फिर पेमेंट कर रहे हो, तो उसका हिसाब अलग से रखना पड़ेगा। तो हर मद के लिए, हर आइटम के लिए एक अलग अकाउंट खोला जाएगा और ये जो जर्नल में ट्रांजेक्शन है सारी अलग अलग अकाउंटों में डाल दी जाएंगी और यहां से हमें एक अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा, कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये सारे एक अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएगी, कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको कैश अकाउंट में मिल जाएगी। समराइजिंग, अब समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्त। लेजर बहुत बड़ी बुक है, जर्नल सबसे बड़ी बुक, लेजर उससे अलग अलग हो गई, छोटी छोटी अलग 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 अलग। अब अलग अलग हो गई 50 बुक्स आपके पास, अलग अलग हो गए 50 अकाउंट्स आपके पास, 50 अकाउंट्स अलग अलग हो गए। पर मेरे काम की इंफॉर्मेशन तो इतनी सी है कि कैश का बैलेंस कितना है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, हमने इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को देख सकें। काम की इंफॉर्मेशन तो इतनी है ना कि क्रेडिटर जो है, लेनदार जो है, जो आपका सप्लायर है, उसको कितने पैसे हमने देने हैं, या आपका ग्राहक जो आपसे उधार लेके गया था उससे कितने पैसे हमने लेने हैं, कैश में कितना बैलेंस है, फर्नीचर का कितना बैलेंस है। तो उसकी लिस्ट बना लो, जो बैलेंस थे, जो हमने अकाउंट्स के बैलेंस निकाले उनकी लिस्ट बना लो। उस लिस्ट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। और जब आपके पास लिस्ट आ जाती है बैलेंसेस की, तो उसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जो फाइनली बनाए जाते हैं, वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन कैसी है, उसको जानने के लिए हमें यहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो हमने समराइज कर दिया सारी कहानी को यहां पे। बस ट्रायल बैलेंस बता रहे, कैश का कितना बैलेंस है 50। कैश अकाउंट की सारी कहानी सुननी है, चले जाओ अभी कहां पे, कैश अकाउंट को देख लो। प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक फिगर आपको मिलेगा, उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाएगी। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है अकाउंट, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो बोलता है कि मैं ठीक हूं या बीमार हूं, वैसे यहां पे और आपके लिए इंफॉर्मेशन वही काम की है, ठीक है या बीमार है, ठीक है अच्छी बात है। वही बात है यहाँ बिजनेस की। अगर आप पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट कितने, तो आप एक टर्म जानना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात तो यही जानना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल में बता रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, समराइज कर रहा है चीज़ों को। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इस स्टेप में हम लोग समराइज कर देते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। एनालाइज क्या करना है हमने, देखिए, जो आपने फाइनल अकाउंट बना दिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया और आपने बैलेंस शीट बना दी, उसमें प्रॉफिट का फिगर भी मिल गया, ठीक है, आपको बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी के फिगर आपको मिल गए, पर ये मूक है, ये बेजुबान है, ये कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप इनका रिलेशन नहीं बनाओगे। तो आपस में जो फाइनेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट में है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में है, चाहे बैलेंस शीट में, उनका आपस में जब रिलेशन बनाएंगे तो वो कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगी उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो ये दो स्टेप, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। पहले आप रिलेशन बनाओगे, रिलेशन बनाने को आप बोलोगे विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट, और उसकी जब व्याख्या करोगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना बोला जाएगा।
तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपके सामने एक बिजनेस है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा है, दो बिजनेस का ऑप्शन आपके सामने। ए बिजनेस में प्रॉफिट जो है 10,000 रुपये है और बी बिजनेस में जो प्रॉफिट है 20,000 है। अब हमसे कोई पूछ रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है भाई कौन सा बिजनेस आपको बढ़िया लग रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है बी बिजनेस बढ़िया है, उसमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपने एक सिंगल फिगर पर लाई करके एक डिसीजन ले लिया। पर अगर आप विश्लेषण करते, फाइनेंशियल एनालिसिस करते, तो आप इंफॉर्मेशन को यूजफुल तरीके से यूज करते, आप रिलेशन डेवलप करते, आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितनी रिटर्न, कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो यहां पता लगा कि पहले बिजनेस में 50,000 रुपया लगाया था और उसने 10,000 का प्रॉफिट कमा के दिया, मतलब 20% की रिटर्न दे दी। और दूसरे बिजनेस ने 2 लाख रुपया कमाया था, 20,000 कमा के दिया, 10% की रिटर्न दे रहा है। तो पहला बिजनेस में अगर पैसा लगाएंगे 1 लाख तो 20,000 देगा आपको, दूसरे में लगाएंगे तो 10,000 देगा। कौन बढ़िया है? कौन बढ़िया है? डेफिनेटली ये बिजनेस। तो अब यहां पे हमें समझना है, देखो जो हमें पिछले स्टेप में समराइज तो हमने कर लिया, पर अगर आप विश्लेषण नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, उनकी व्याख्या नहीं करते हैं, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते जो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। हमने देख लिया जब आप इस इंफॉर्मेशन के बिना थे तो आपने क्या डिसीजन लिया, और जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई तो आपका डिसीजन एकदम बदल गया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन में हम लोग सीखते हैं क्या हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, कैसे हुआ था, व्हाई हैपन। अब उसके आधार पर आगे क्या होगा और कुछ कंक्लूजन निकाल के हम डिसीजन लेंगे। तो स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, बताना। क्या बताना? जो इंफॉर्मेशन आपके पास यूजफुल है, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। पीछे हमने किया एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, आपको पता लग गया कि भाई ये 2 बिजनेस है, इसमें एक बिजनेस जो है वो ज़्यादा रिटर्न देगा, ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया कि ये जो बिजनेस है पिछले 5 सालों से इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है कमजोर होने वाली है, ये अपने डेट्स को भी पे नहीं कर सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, खुदा न खास्ता आपके पड़ोस में कहीं पे आग लगी है, भगवान न करे कहीं आपको ऐसा दृश्य देखने को मिले कि पड़ोस में, आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या यूजफुल है कि नहीं है? यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस किसके लिए? जिसके घर में आग लगी है। अब आप बोलते हैं कि रात को वो सोया हुआ है, चलो क्यों इसको डिस्टर्ब करना, पर आप बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो है, चलो मुझे कम्युनिकेट करनी है। आपने यूएस में आपका, अमेरिका में आपका दोस्त रहता है, उसको फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे पड़ोसी के घर में आग लगी है। आपने बोला मैंने इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया, क्या कम्युनिकेशन हो गई? नहीं। इन्फॉर्मेशन, पहली बात, एक तो बात है इंपॉर्टेंट है, पर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिस व्यक्ति का वो घर था, जहां आग लगी हुई थी, अगर उसको आप बताते तो डेफिनेटली वो एक्शन लेता। वही बात है, जो इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में है वो किसके लिए इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उन यूजर्स के लिए, उन स्टेक होल्डर्स के लिए जिनका हित बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, जो मालिक है जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, जो मैनेजमेंट है जो बिजनेस का प्रबंध कर रही है, जो कस्टमर्स हैं जो उसकी वस्तु खरीद रहे हैं। आप एक मरते हुए बिजनेस की वस्तु खरीद लेंगे, जो बिजनेस मरने वाला है, बड़ा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, आप कस्टमर हैं, वो 10 साल की वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, कहाँ से लोगे अगर पहले खत्म हो गया वो? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप जो इंफॉर्मेशन है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, यहां पे आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, जो आपने एनालिसिस किया, जिसका आपने विश्लेषण किया, व्याख्या की, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब उस इंफॉर्मेशन को आपने कम्युनिकेट करना है। किसको? उन व्यक्तियों को जो बिजनेस से संबंधित है। कौन कौन से? ओनर है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, क्रिएटर्स है, गवर्नमेंट है, बैंक है, कस्टमर है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब किस फॉर्म में देना है? आप उनको रिपोर्ट्स दे सकते हैं, स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती हैं, रिपोर्ट्स दी जाती हैं उनको। अब क्यों जरूरी है? देखो ऑनर को ये निर्णय लेना है, बिजनेस चलाना है या बंद कर देना है। मैनेजर को देखना है, जैसे प्राइस ही बनाना है प्रोडक्ट का। अगर किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, उसका प्राइस कैसे रखा जाएगा? देखो लागत तो कवर करोगे ना, कॉस्ट तो बेस होगा ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही होगा। तो कॉस्ट कहाँ से पता लगेगी? फाइनेंशियल अकाउंट से पता लगेगी। क्रेडिटर जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है या आपको लोन दे रहा है, वो जानना चाहेगा क्या आप उसके लोन को पे कर सकोगे। इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहा है, वो ये देख रहा है क्या वो कमा के देगा आपका बिजनेस।
एम्प्लॉई है, वो देख रहा है मेरे को इस बिजनेस में रहना है या मेरे को नए किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेना बिजनेस। क्यों? अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर होगी तो कौन सा एम्प्लॉय बिजनेस में रहना चाहेगा? उसको पता 4 साल के बाद तो कंपनी बंद हो जाएगी, 2 साल के बाद तो कंपनी बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, तब भी मुझे जाना ही है, तो पहले निकल जाएगा वो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद लोग डिसीजन लेंगे, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो आप ओनर हैं, मैनेजर हैं, आप भी डिसीजन लेंगे, और आउटसाइडर हैं वो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो मैंने पहले बात की थी, ये प्रोसेस है, खत्म कहां पे होगी? डिसीजन मेकिंग पे। अब कंक्लूजन में अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए तो हम लोग बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, 7 स्टेप आपके सामने आप समझ चुके हैं। यही 7 स्टेप पे मैं चल रहा हूं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स। यही 7 स्टेप हैं, देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, बस हेडिंग बदले हैं, थोड़ा सा वर्डिंग बदली है, कुछ नहीं है, सेम हेडिंग है, हेडिंग की वर्डिंग बदली है बस। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले 4 को देखिए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रूल आपने बिजनेस के अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना है। सेकंड, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कितना प्रॉफिट बिजनेस आपका अर्न कर रहा है, ये जानना चाहता है, कोई बिजनेस ये जानना चाहता है अकाउंट से, क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन कैसी है, ये जानना चाह रहा है। हाँ, और अल्टीमेटली जानने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अकाउंट क्या करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपने इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई, पर आपने पास नहीं रखनी, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उन लोगों को देनी है जिनके लिए वो जरूरी है। हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे आग वाला, किसको देनी है? जिनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जिनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जीवन मृत्यु का सवाल है इनके लिए, इनको इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लेने हैं बिजनेस से रिलेटेड। अकाउंटिंग साइकिल भी कवर हो रहा है, बिल्कुल वही 7 स्टेप लिख दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। आइडेंटिफाइंग, पहले ट्रांजैक्शन आ गया, आइडेंटिफाई मेजरिंग को दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर ले लिए, बाकी रिकॉर्डिंग जर्नल में करोगे, क्लासिफिकेशन लेजर में करोगे, ट्रायल बैलेंस आ गया, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आ गया, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आ गया, वही ये सेम बिल्कुल। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि जब आप इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आप बहुत से क्वेश्चन अकाउंटिंग के समझ जाते हैं। ये आधार है अकाउंटिंग का। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपके बहुत से डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।